अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रोज़ा और सेहत में खुश आमदीद और मैं हूँ आपकी मेज़बान महरीन फातिमा। लाहौर न्यूज़ की ख़ुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन में हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद होते हैं जो आपके साथ डिफरेंट रेमेडीज़ शेयर करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप खैर आफियत से होंगे, आपका रमज़ान अच्छा जा रहा होगा, खूब इबादत भी कर रहे होंगे। और आज हम बात करेंगे प्रोग्राम में किस तरह से आप अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं और प्री सर्जरी और आफ्टर सर्जरी के बाद किस तरह से आप अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं और आपको क्या इक़दाम करने चाहिए। इसी पर आज हमारे गेस्ट मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर समर जनरल सर्जन हैं। उनसे जानेंगे हमें अपनी सेहत का किस तरह से ख्याल रखना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। और आपका रमज़ान कैसा जा रहा है? अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छा जा रहा है। समर साहब, आप कैसा देखती हैं कि जिस तरह से बहुत से हम देखते हैं बहुत सी सर्जरीज़ हैं, पहले तो मैं आपसे जानूँगी कौन कौन सी वो सर्जरीज़ हैं, ठीक है, और किस तरह से वो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं और किस तरह से हमें अपनी सेहत का ख़ास तौर पर ख्याल रखना चाहिए। देखिए मेरीन, हर बीमारी की तशख़ीस मुख्तलिफ़ तरीक़ों से की जाती है। बाज़ औक़ात मरीज़ आपके पास आते हैं एक वेग सी कंप्लेंट लेके कि हमारे मैदे में जलन है या हमें खट्टे डकार आ रहे हैं या हम खाना हज़म नहीं कर पा रहे। तो अब ये चीज़ें आपको मतलब बीइंग अ डॉक्टर आप देखते हैं, आप सुनते हैं मरीज़ की सारी बात और फिर आप इसको डिफरेंट तरीक़ों से जांच करने की कोशिश करते हैं कि मरीज़ को क्या बीमारी है, मतलब आप उसका किस तरह से लेके चलें। तो सबसे पहले तो हम मरीज़ से सारी हिस्ट्री लेते हैं, यही पेशेंट से पूछते हैं आपको क्या क्या महसूस कर रहे हैं, क्या अलामात हैं जो पेशेंट हमें बता रहा है, उसको गौर से सुने। उसके बाद आप थोड़े बहुत टेस्ट करवाते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा कॉमन है अल्ट्रासाउंड और ब्लड टेस्ट। उससे हमें बीमारी की तशख़ीस में आसानी हो जाती है। तो रमज़ान में ज़्यादातर जो पेशेंट्स मेरे पास आते हैं वो ज़्यादातर आते हैं कि हमें बदहज़मी हो रही है, हमें भारीपन महसूस होता है खाने के बाद या खाना खाने के बाद पेट में दर्द होता है। हाँ जी, बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि देखिए सहरी में पराठे चलते हैं आजकल, पराठे हैं, सालन है और फिर आप जब अफ्तार करते हैं तब भी आप फ्राइड चीज़ें ज़्यादा ले रहे हैं। तो जो आपका नॉर्मल बैलेंस है डाइट का वो बेसिकली ख़राब हो जाता है। बजाय इसके कि हम रमज़ान में और हेल्दी डाइट की तरफ जाएं, सो वी ट्राई टू स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फैट। हम फ्राइड चीज़ों की फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करने की कोशिश करते हैं। सो जो अब इस तरह के जो पेशेंट्स आते हैं वो अपने अलामात बताते हैं, फिर जब अल्ट्रासाउंड करवाएं तो पता चलता है उनके पित्ते पे वरम है या उनके मैदे पे वरम है, फिर अल्सर। हाँ, मैदे के अल्सर बड़े कॉमन है। वो होते पहले से हैं लेकिन रमज़ान में ज़्यादातर वो मतलब एक्टिव हो जाते हैं अल्सर। हाँ जी, स्पाइसी होती हैं, फ्राइड होती हैं और प्लस पेशेंट डिहाइड्रेटेड भी होते हैं, आपने पूरा दिन पानी नहीं पिया होता रोज़े की वजह से। तो वो सारे फैक्टर्स हैं जो मिलके फिर उस पेशेंट को उस डिज़ीज़ की तरफ ले जाते हैं। या तो पित्ते में पथरी पहले होती है, पेशेंट को पता नहीं होता, लेकिन रमज़ान में क्योंकि आप फ्राइड चीज़ें खा रहे हैं, डिहाइड्रेटेड हैं, स्पाइसी चीज़ें खा रहे हैं, तो वो जल्दी मतलब नोटिस में आ जाता है। पेशेंट को जब पित्ते में वरम आती है पथरी की वजह से तो वो फिर हॉस्पिटल का रुख करते हैं, डॉक्टर्स को रुजू करते हैं जब तकलीफ ज़्यादा बढ़ती है। हाँ जी, वैसे तो पहले कंट्रोल ही कर रहे होते हैं कि रमज़ान में मतलब ना ही हमें जाना पड़े, जो कि एक अंडरस्टैंडेबल भी है बात कि आप अपनी इबादत ज़ाया नहीं करना चाहते, रोज़े ज़ाया नहीं करना चाहते। आप मेडिसिन का वैसे इस्तेमाल भी वैसे नहीं कर सकते। हाँ एग्जैक्टली, आपको अगर कोई मेडिसिन 3 टाइम्स अ डे लेनी है तो आप फिर उसको 2 टाइम्स पे सहरी से पहले और अफ्तार के बाद ही महदूद कर सकते हैं। ऐसे ही बिल्कुल। अब पहले तो हम बात करेंगे ब्रेस्ट सर्जरी को लेकर। पहले तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं और हमें इसके लिए क्या इक़दाम करने चाहिए और इसके साथ साथ हम किस तरह से एहतियात जो हमें बरतनी चाहिए। अच्छा महीन, ब्रेस्ट में भी ना 2 तरह की डिसीज़ पाई जाती हैं। एक होती है बेनाइन, यानी कि इन लेमन टर्म्स या का आम जुबान में हम उसको कहते हैं कि बगैर जड़ों वाली रसौली जी। और एक होती है कैंसरस जिसको हम कहेंगे जड़ों वाली रसौली, ठीक है। एक तो ये रसौलियाँ हो जाती हैं, दूसरा ब्रेस्ट में जो कॉमन फीमेल्स में आ रहा है। वजूहात क्या होती हैं, क्या बॉडी में क्या वो सिम्टम्स होते हैं, क्या किस वजह से ये होती हैं? रीजंस इसके बहुत डिफरेंट हैं। कुछ इस तरह होता है कि जेनेटिक होता है कि आपकी वालदा की साइड से ये मतलब लीनिएज में चलता आता है, नानी, वालदा, खाला, यानी इनहेरेंटली ये चीज़ें चलती हैं, कैरी होती हैं। इनहेरिटेड कैंसर्स भी होते हैं और कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, आपकी डाइट, आपका हार्मोनल इम्बैलेंस, ये सारी चीज़ें भी इसको कंसिडर की जाती हैं ब्रेस्ट की डिजीज़ में। कैंसरस डिजीज़ हैं और नॉन कैंसरस डिजीज़ हैं। जो नॉन कैंसरस डिजीज़ हैं वो यंग फीमेल्स में बहुत कॉमन है, यानी कि आप कह लो जो ग्रोइंग एज है उससे ऑनवर्ड्स आपके मेनोपॉज तक आपको ये डिजीज़ बहुत कॉमनली देखने को मिलेंगी। और जो कैंसरस हैं वो मिड एज से 35 एंड अबव उससे उसमें ज़्यादा इंसिडेंस हो जाता है कैंसरस डिजीज़ का। लेकिन कैंसर में हम ये देखते हैं कि मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, दूसरा फैमिली हिस्ट्री कैसी है वालदा की साइड से, यानी कि नानी को, खाला को, वालदा को,
किसी फर्स्ट कज़न को, खाला की किसी बेटी को, उनको तो कोई मसला नहीं था, कैंसर वगैरह इतना कुछ नहीं था। और उसके अलावा फिर हम ये देखते हैं कि अगर मैरिड हैं तो उनके कितने बच्चे हैं, किस एज में बच्चे हुए थे, और उन्होंने अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड कराया था कि नहीं कराया था, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग एक तरह से आपको प्रोटेक्शन देती है अगेंस्ट ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसीलिए शुरू से ही कहा गया, और इनफैक्ट कुरान पाक में भी है कि ख़वातीन बच्चों को दूध पिलाएं, वो इसीलिए ही है, इसीलिए तो वो इट्स वेरी प्रोटेक्टिव। और उसके अलावा फिर हम ये देखते हैं कि आपको माहवारी कब शुरू हुई, किस एज में शुरू हुई, ये सारे फैक्टर्स हैं जो आप कंसिडर किए जाते हैं जब आप ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट की हिस्ट्री ले रहे होते हैं। और जो नॉन कैंसरस हैं उनमें फाइब्रोएडिनोमास हैं, यानी कि वो उनमें कोई टेंडेंसी नहीं होती कैंसरस होने की, लेकिन वो बच्चियां जैसे बड़ी होती हैं तो ब्रेस्ट टिश्यू में चेंजेस आते हैं, तो वो ब्रेस्ट टिश्यू थोड़ा सा डेंस होकर एक जगह पे जमा होना शुरू हो जाता है, तो वो इट कैन ग्रो इन साइज, इट कैन ग्रो वेरी बिग इन साइज, बट इट विल नेवर टर्न इनटू कैंसर। तो ये 2 तरह की डिफरेंट पैथोलॉजीज हैं ब्रेस्ट में जो देखी जाती हैं। और वो ख़वातीन लाइक जो डायबिटिक हैं, ब्लड प्रेशर है, अनीमिया है, जिनमें ब्लड की कमी होती है, तो उनमें क्या कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। जो बेसिकली ख़वातीन घर के कामों में या जॉब में या बच्चों में बिजी होती हैं, अपने आप को थोड़ा नेग्लेक्ट करती हैं, तो मोस्टली पेशेंट्स एनीमिक होती हैं। उनमें हम ये करते हैं बिफोर सर्जरी, हम रूटीन ब्लड टेस्ट ज़रूरी होते हैं वो करवाने, जिसमें आप कंप्लीट ब्लड काउंट करवाते हैं, उसमें हमें हेमोग्लोबिन पता चल जाता है और ब्लड के पैरामीटर्स पता चल जाते हैं कि कितने रेड ब्लड सेल्स मैच्योर हैं, कितने इमेच्योर हैं, और कितनी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है उन ब्लड सेल्स में, तो वो हमें अंदाज़ा हो जाता है। सो वी हैव अ कट ऑफ लिमिट कि अगर 10 तक है, आई एम टॉकिंग अबाउट मेजर सर्जरी, अगर फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी करनी है एंड वी हैव टू रिमूव होल ऑफ द ब्रेस्ट, तब हम कंसिडर करेंगे कि अगर पेशेंट का हेमोग्लोबिन 7 या 7 से नीचे है तो हम पेशेंट को प्री ऑप यानी कि ऑपरेशन से पहले हम उनको ब्लड लगाएंगे। और अगर पेशेंट का हेमोग्लोबिन जो है वो 9 तक है या 10 तक है, सो दैट इज़ गुड हेमोग्लोबिन फॉर कंसिडरिंग के डिजीज़ क्या है। हम उस पेशेंट को फिर कहेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कुछ पेशेंट्स होते हैं जो ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी से पहले कीमोथेरेपी ले रहे होते हैं, ठीक है, न्यू एडजुवेंट, उसमें हम पेशेंट को उस ड्यूरेशन में कहते हैं अपनी डाइट अच्छी रखें, हम उनको आयरन सप्लीमेंट्स देते हैं ताकि उनका हेमोग्लोबिन लेवल थोड़ा बढ़े, और उनको स्पेसिफिकली डाइट प्लान क्या होना चाहिए, किस तरह से आप अपनी डाइट को बेहतर कर सकते हैं? जी, उसमें ये है कि बिफोर सर्जरी एंड आफ्टर सर्जरी बेसिकली हमें प्रोटीन बिल्डअप चाहिए, क्योंकि कैंसर इटसेल्फ एक स्ट्रेस्ड कंडीशन होती है, बॉडी स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज़ कर देती है, और जब स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं तो आपका फैट बर्न आउट होना शुरू हो जाता है। तो हमारा जो इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है बॉडी का, वो फैट बर्न आउट है। आप फैट बर्न करते हैं, उसके बाद हमारी बॉडी में एनर्जी आती है, ठीक है, फिर लिवर अपने अंदर जो स्टोर किया होता है वो सेकंड है सोर्स ऑफ एनर्जी। हाँ, एग्जैक्टली। तो अगर आपके ऑर्गन्स कॉम्प्रोमाइज होना शुरू हो जाएंगे तो डेफिनेटली आप में ब्लड की कमी होगी, आप में कैल्शियम की कमी हो जाएगी, आप डिटोरिएट करते जाएंगे, नीचे की तरफ चले जाएंगे। सो बेसिकली कैंसर पेशेंट्स को स्पेसिफिकली हम उनको पहले न्यूट्रिशनली बिल्डअप करते हैं। अगर तो वो कीमोथेरेपी ले रहे हैं और अगर हमारी सर्जरी में हमने बाद में प्लान की हुई है, तो उस ड्यूरेशन में हमने पेशेंट को देखना है कि उसका हेमोग्लोबिन अच्छा हो, एटलीस्ट 10-11 तक हो। उसके लिए अगर तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की इंडिकेशन नहीं है तो हम पेशेंट को बताएंगे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लें, रेड मीट का इस्तेमाल करें, और दालें, लेग्यूम्स बहुत अच्छा, हाँ जी, चिकन, फिश, ये बहुत अच्छे हैं प्रोटीन्स। और जो एग वाइट है ना, इट इज़ अ वेरी रेडिली अवेलेबल प्रोटीन। हाँ जी, दूध कैल्शियम आपको प्रोवाइड करता है। इसके अलावा आप पेशेंट अगर नहीं खा पा रहे, क्योंकि जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं वो जनरली बहुत वेट रिड्यूस कर चुके होते हैं, उनकी भूख खत्म हो जाती है, उसमें हम पेशेंट्स को फिर इंश्योर पाउडर होता है, मतलब हमारे पास सप्लीमेंट पाउडर्स होते हैं, एंजाइटी भी होती है, एग्जैक्टली, प्रेशर होता है, जी कि किस तरह से पता नहीं, वो इसको बहुत हार्मफुल समझा जाता है। हाँ जी, इसी तरह ही है। तो पेशेंट का अगर अंदर कुव्वत मदाफियत भी हो, और कुव्वत मदाफियत भी डेफिनेटली देखिए खाने से बेहतर होगी, बहुत मजबूत होना चाहिए, फिर देन आप सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन फॉर दैट अगेन आपको अपनी खुराक बेहतर रखनी है, आपको हाई प्रोटीन डाइट लेनी है, आपने विटामिन सी इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स लेना है, ये नहीं कि आप विटामिन सी की टैबलेट्स ले लें, ठीक है। सर्जरी के बाद तो वैसे आपने मेडिसिन लेनी है, तो जो नेचुरली आपके पास खुराक अवेलेबल है, जो अल्लाह ताला ने आपको दी है, आप उसको लें, वो ज़्यादा हेल्दी है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लें, और उसके अलावा विटामिन सी के लिए आप फ्रेश फ्रूट्स लें। अब बहुत अच्छे फ्रूट्स हैं, किन्नू, मौसमी, माल्टा, अमरूद हैं, काफ़ी सारे और फल हैं, अंगूर आ गए हैं, अनार हैं, दे आर रिच इन विटामिन सी एंड दे रिच इन आयरन एज वेल। तो बजाय इसके कि आप टैबलेट्स लें, आप फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इससे अपनी खुराक पूरी करें ना। और ऐसे पेशेंट, ये तो हो गया ना प्री हमें जो सर्जरी आपने बताया जब ये सिम्टम्स जाहिर होते हैं, लेकिन
आफ्टर अगर आप रिकवर कर जाते हैं आप ब्रेस्ट कैंसर से, उसके बाद ख़वातीन को कैसे अपना ख्याल रखना चाहिए, कैसे वो एक नॉर्मल स्टेज में, एक नॉर्मल मेंटल स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो फिर कैसे आप नॉर्मल आ सकते हैं नॉर्मल लाइफ में? इसमें सबसे ज़्यादा जो अहम रोल है ना वो पेशेंट की इमीडिएट फैमिली का है, जो उनके साथ रह रहे हैं। बेसिकली पेशेंट का मोराल बूस्ट करने की ज़रूरत होती है। उनको ये बताना है कि ज़िंदगी ख़त्म नहीं होगी कैंसर से, आप इतना सर्वाइव कर लिया है, सो दिस मीन्स यू आर अ वॉरियर। आप यहाँ तक आ गए हैं, सो आगे तो बहुत आसान है। आपने पेशेंट की डाइट का ध्यान रखना है, पेशेंट को फिजिकली एक्टिव रखना है, उनको एक्सरसाइज पे इनकरेज करें, क्योंकि कैंसर सर्जरी के बाद आपको चाहे कहीं का भी कैंसर हो, वो आप कहते हैं कि आप फिजिकली एक्टिव रहें, वॉक करें, एक्सरसाइजेस करें। कुछ पेशेंट को फिजियोथेरेपी सजेस्ट की जाती है, तो मैं बेसिकली पेशेंट को ये कहती हूँ कि बजाय इसके कि आप फिजियोथेरेपी करवाने जाएं, वॉच द वीडियोस या लर्न फ्रॉम द फिजियोथेरेपिस्ट और खुद करें। जी बिल्कुल, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, एक तो कीमोथेरेपी और फिजियोथेरेपिस्ट में डिफरेंस क्या होता है, ये हमें जरा थोड़ा सा बता दें इसके बारे में। फिजियोथेरेपी इज बेसिकली फिजिकल एक्टिविटी, यानी कि छोटी सी एग्जांपल, अगर किसी की नी की सर्जरी हुई है, नी रिप्लेसमेंट हुई है उनका, यानी कि घुटना जो है वो मेटल का डला है, तो अब वो पेशेंट खुद से मूव नहीं करेगा, क्योंकि एक तो उसके बैक ऑफ माइंड में ये होगा कि मुझे तकलीफ होगी। सो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, दे आर स्पेशलाइज्ड, उन्होंने प्रॉपर अपना कोर्स किया होता है, उनकी डिग्री होती है, दे आर स्पेशलाइज्ड इंडिविजुअल्स, और वो आपको फिजियोथेरेपी करवाते हैं। फिजियोथेरेपी बेसिकली एक्सरसाइजेज हैं, कंट्रोल्ड टोन, मसल टोनिंग के लिए एक्सरसाइजेज होती हैं वो, कि उन्हें पता होता है कि कौन सा मसल इस बोन के साथ अटैच था और ये इफेक्ट हुआ है, तो इस मसल को कौन सी एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग एंड रिलैक्सिंग एक्सरसाइज मसल को बेहतर कर सकती है। इसी तरह जॉइंट्स के लिए भी फिजियोथेरेपी होती है, मसल्स के लिए फिजियोथेरेपी होती है। जैसे लोगों के कहते हैं हमारे पट्टे खिंच गए, तो यूजुअली उनको कहा जाता है फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं, और अब तो उनके पास और बहुत ज़्यादा नई मोडालिटीज़ आ गई हैं जो फिजियोथेरेपी में यूज़ करते हैं। कुछ मशीन्स हैं, कुछ मॉड्यूलेटर्स हैं, कुछ अल्ट्रासोनिक डिवाइसेस हैं, वो यूज़ करते हैं इसके लिए, टू रिलैक्स द मसल्स, टू लेट गो ऑफ द पेन, जो स्टिफनेस है मसल्स की, जॉइंट्स की, उसको ठीक करने के लिए। एंजाइटी इश्यूज भी तो हो जाते हैं। हाँ जी। तो फिर उनको किस तरह से उसको रिकवर वो कर सकता है वो पेशेंट? तो क्या साइकेट्रिस्ट के पास भी जाना चाहिए? के पास जाना चाहिए पेशेंट्स को। अगेन मेरीन, मैं वही कहूँगी, सबसे ज़्यादा पेशेंट को रिकवर करने में ना घर वालों का हाथ होता है। अगर घर वाले अगर घर वाले पॉजिटिवली अप्रोच करें पेशेंट को, तो पेशेंट बड़ा खुश रहता है, उनको पता होता है कि मेरे घर वाले मेरे साथ हैं। और जो पेशेंट्स कुछ होते हैं जो नेचुरली जो एंग्शियस होते हैं, जरूरी होता है कि पेरेंट्स, हस्बैंड हैं या फिर बहन भाई हैं, अगर आपको लेके चल रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर आप तो वैसे ही, हाँ जी, आधी बीमारी तो आपकी खत्म हो जाती है। आप खुश रहते हैं कि मेरे साथ इतने सारे लोग हैं, मैं अकेला या तन्हा नहीं हूँ, आई हैव एवरीवन। और हाँ, जिन पेशेंट्स को जरूरत होती है हम उनको उनके सेशंस कराते हैं साइकोलॉजिस्ट से। वो फिर ये कि उनके सेशंस में उनके साथ और उसी तरह के डिजीज़ के पेशेंट बैठे होते हैं। 5 लोगों का ग्रुप होता है या 7 लोगों का ग्रुप होता है, उसमें वो बैठे होते हैं, साइकोलॉजिस्ट बीच में होते हैं। दे शेयर देयर फीलिंग्स, दे शेयर देयर एक्सपीरियंसेस। हाँ जी, क्या है और आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं, क्या उनके गोल्स थे, मतलब हर कोई शेयर करता है, अचीव करना था या नहीं हो सका, ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो उसमें अच्छी चीज़ ये है कि बंदे सिट टुगेदर और वो इकट्ठे मिलके बात करते हैं, तो उस पेशेंट को ये लगता है कि आई एम नॉट द ओनली वन जो इस चीज़ से गुजरा है, मतलब उनको उनके साथ मेरे से भी ज़्यादा हुआ, बट दे सर्वाइव्ड, या दूसरे के साथ तकलीफ होती है उसको लगता है सब मेरे साथ ही ऐसा गलत हुआ और ऐसा क्यों हुआ। हाँ जी, ये चीज़ें बहुत जो है, जो साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स है यहीं से बढ़ती हैं जी, जब आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग आप करते हैं। इस तरह के पेशेंट को सपोर्ट की ज़रूरत होती है, आप उनको इमोशनल सपोर्ट दें, एग्जैक्टली, तो उससे वो दे फील बेटर। ठीक है, ये तो होगी ब्रेस्ट सर्जरी। अगर हम बात करें अपेंडिक्स हो गई या फिर हर्निया की जो सर्जरी होती है, इसमें क्या आप देखती है, क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, फिर ऐसे पेशेंट्स को क्या करना चाहिए, उनकी डाइट कैसे होनी चाहिए? हर्निया बेसिकली जो होता है, इट इज़ बेसिकली अ डिफेक्ट, छोटा सा एक सुराख बन जाता है जब आपकी बॉडी की लेयर्स गिव वे कर जाती हैं। अब उसके बहुत सारे रीजंस हैं। एक तो मल्टीपल प्रेगनेंसीज, फीमेल्स में मल्टीपल प्रेगनेंसीज रीज़न है, मेल्स में वेट लिफ्टिंग इज़ अ वेरी गुड बिग रीज़न, और उसके अलावा फैट, ओबेसिटी। जितना पेशेंट ओबीस होगा, जितने आपका फैट कंटेंट बॉडी में ज़्यादा होगा, आपके मसल प्लेन्स उतने ही रिलैक्स होंगे। सो अगर आप झुक के भी कोई काम करेंगे, फैटी लिवर का कोई पेशेंट है तो फिर देन उसके लिए क्या करना? नहीं, फैटी लिवर इज टोटली समथिंग एल्स। मैं बॉडी फैट की बात कर रही हूँ, जो आपके वॉल पे है, लाइक एब्डोमिनल वॉल पे है, पेट की जो वॉल है उस पे अगर फैट ज़्यादा है तो वो आपके चांसेस ज़्यादा है कि यू विल हैव हर्निया।
ठीक है। तो वज़न उठाने से, मल्टीपल प्रेगनेंसी से, ये सारी चीज़ें जो आपकी एब्डोमिनल वॉल को वीक कर देती हैं, जिसकी वजह से हर्निया बनता है। अब हर्निया में यही है कि जैसे बहुत ओबीस पेशेंट है वो हर्निया के साथ आए तो हम उनको यही कहते हैं कि यू नीड टू रिड्यूस वेट, एक्सरसाइज करें, हेल्दी खाएं, जंक फूड छोड़ दें, फ्राइड चीज़ें, स्टार्ची चीज़ें इनको थोड़ा कम करें अपनी डाइट में। और सर्जरी के बाद भी अब पेशेंट को यही कहा जाता है कि उन्होंने किसी चीज़ को पुश एंड पुल नहीं करना और अपनी डाइट का ख्याल रखना है। डाइट का ख्याल इसी तरह रखना है कि हाई प्रोटीन डाइट लें, हाई फाइबर डाइट लें, बट नॉट एट ऑल हाई फैट डाइट। आपने ऑयली फैटी चीज़ें, स्टार्ची चीज़ें, इनको बिल्कुल बंद करना पड़ता है। यानी रमज़ान में भी हमें यही रूटीन रखनी चाहिए। हाँ जी, मतलब आई एम श्योर सबको पकौड़े पसंद है, ले ज़रूर लें लेकिन 3-4 इससे ज़्यादा नहीं। हाँ, बस लिमिटेड रखें जी। और कुछ जो कमर की बैक की जो सर्जरीज होती हैं, इसके लिए फिर हमें क्या करना चाहिए? कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं लाइक जिनमें डायबिटिक भी हैं, ब्लड प्रेशर भी हैं, और ख़ासतौर पर जो दमे के मरीज़ होते हैं, अगर उनकी सर्जरी होती है तो उनमें क्या कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकती हैं, और ये क्या ये वेरी करती हैं ये हर पेशेंट में? जी, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। अगेन वही बात है कि पेशेंट की इम्यूनिटी कितनी है, और अगर पेशेंट को दमा है तो वो कितने अरसे से है, या डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है तो वो कितने अरसे से और कितना कंट्रोल्ड है। यूजुअली पेशेंट्स जब आते हैं तो वो इतने स्ट्रेस होते हैं, स्ट्रेस की वजह से ये तीनों चीज़ें एग्रीवेट हो जाती हैं, ज़्यादा हो जाती हैं। आप स्ट्रेस लेंगे आपका एस्थमा ज़्यादा हो जाएगा, स्ट्रेस लेंगे आपका ब्लड प्रेशर शूट करेगा, स्ट्रेस लेंगे तो आपका डायबिटीज़, शुगर ज़्यादा हाई हो जाएगी। अब उसमें होता ये है कि हमने पेशेंट को, जब पेशेंट एक दफ़ा हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है तब हम पेशेंट को डायबिटीज़ के लिए तो इंसुलिन पे शिफ्ट कर लेते हैं, और ब्लड प्रेशर के लिए पेशेंट को हम मॉनिटर करते हैं। 1 दिन 2 दिन मॉनिटर करके देखते हैं कि कितना उनका बेसलाइन आ रहा है। अगर बेसलाइन तो उनकी अपनी डोज जो ऑलरेडी पहले ले रहे थे उससे सेट है तो फिर ठीक है, आप सर्जरी से पहले उनको 1 सिप वाटर के साथ अपनी एंटी हाइपरटेंसिव देंगे जो वो ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहे थे। और जहाँ तक दमे के पेशेंट्स का, उनको हम नेबुलाइजेशन का कहते हैं, स्टीम इनहेलेशन का कहते हैं बिफोर गेटिंग एडमिट इन द हॉस्पिटल। और जब वो आ भी जाते हैं तो हम उनको स्टेरॉइड का शॉट देते हैं। दैट ऑल्सो डिपेंड्स कि कितनी सिवेरिटी है। इन तीनों बीमारियों में सिवेरिटी देखी जाती है बिफोर सर्जरी, लेकिन ये कि मैनेजेबल है। पोस्ट ऑपरेटिवली सर्जरी के बाद भी पेशेंट को फौरन इमीडिएटली जो वो पहले से सर्जरी से पहले दवाइयाँ ले रहे थे शुरू करा दी जाती हैं, ताकि उनकी बॉडी को यही लगे कि जो पहले ले रहे थे अभी भी वही सब कुछ आ रहा है। सो एक हार्मनी रहे बॉडी में भी, क्योंकि सर्जरी इटसेल्फ इज अ बिग ट्रॉमा। तो वो ठीक रहता है फिर। तो पोस्ट ऑपरेशन आप जिस तरह से आप बात कर रही हैं, तो फिर इस पर हमें किस तरह से अपने खुराक का ख्याल रखना चाहिए? देखिए, पहले 2-3 दिन तो मरीज को कौन से सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करना चाहिए, इसमें कौन से फ्रूट्स खाने चाहिए, वेजिटेबल्स कौन सी खानी चाहिए? बेसिकली सर्जरी के बाद हीलिंग फेज होता है हमारी। नॉर्मली भी ना बॉडी में हीलिंग के लिए विटामिन सी ज़रूरी है, जिंक ज़रूरी है। सो ये जिंक इज रिच है। आपके जो ये नट्स हैं दे रिच इन जिंक, तो हैंडफुल ऑफ नट्स डेली। मतलब यानी कि जैसे हमें बचपन में कहा जाता था 7 बादाम लेने हैं, 7 काजू लेने हैं, मतलब हैंडफुल ऑफ मिक्स नट्स। एक तो ये डेली लें। दूसरा, हर सर्जरी की पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी में आपको बेसिकली हीलिंग को इम्प्रूव करना होता है। सो वो एक स्टैंडर्ड डाइट है जो पेशेंट्स को दी जाती है, अनलेस पेशेंट सर्जरी से पहले से बहुत ज़्यादा वीक हो, उनको फिर डिफरेंट दी जाती है। जो रूटीन की सर्जरीज होती हैं उनमें पेशेंट को ये कहा जाता है कि बॉइल्ड एग वाइट्स लें, क्योंकि इट इज़ अ रेडिली अवेलेबल सोर्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है, क्योंकि हर कोई मीट नहीं अफोर्ड कर सकते, तो जो नहीं कर सकते उनको हम कहते हैं, वैसे तो इनकरेज करते हैं कि प्लीज़ हफ्ते में 1 दफ़ा तो ज़रूर ले लें, लेकिन अगर नहीं कर सकते तो आप दाल लें। दाल जो जितनी भी हमारी लेग्यूम्स हैं दालें, वो सारी रिच इन प्रोटीन्स हैं। उसके अलावा ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रेश फ्रूट्स। ग्रीन वेजिटेबल्स में क्या? ये पालक, मेथी और क्यूकम्बर, और इसके अलावा सलाद पत्ता जो होता है वो, आइसबर्ग हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं उसमें आती हैं। भिंडी, इट्स ऑल्सो ग्रीन वेजिटेबल। तो हाँ, जितनी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं द रिच इन फाइबर, हाई फाइबर कंटेंट होता है इसमें। पेशेंट को मतलब उनकी आंतें हेल्दी रहती हैं, कब्ज़ नहीं होती उनको पोस्ट ऑपरेटिवली। तो काफ़ी सारे मसाइल इससे हल हो जाते हैं। गैस्ट्रो इश्यूज बहुत से ऐसे हो जाते हैं, पेशेंट हेल्दी फील करता है। और एक्सरसाइज कितनी ज़रूरी है ये भी हमारे नाज़रीन को बता दें। ये बहुत ज़रूरी है। जी, देखिए, मुतवाज़न ग़िज़ा और मुतवाज़न वर्जिश ये आपको हेल्दी रखने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। अब पोस्ट ऑपरेटिवली पेशेंट को इमीडिएटली हम ये नहीं कहते कि आप फौरन से एक्सरसाइजेज शुरू कर लें। यस, यू हैव टू स्टार्ट वॉकिंग। हीलिंग में टाइम लगता है। हाँ जी, यू हैव टू स्टार्ट वॉकिंग। आप वॉक शुरू करें।
नॉट ऐसे नहीं ब्रिस्क कि आप वॉक, बिल्कुल बैठ जाएं, बिल्कुल Exactly, stuck हो जी, जाएं जी, जी। आप खुद को कि मैं बीमार हूँ मेरे से कुछ नहीं नहीं नहीं, हो ऐसे सकता। ऐसे बिल्कुल नहीं, हम पेशेंट को बिल्कुल इनकरेज नहीं करते बैठने के लिए। इनफैक्ट किसी भी मेजर सर्जरी के बाद जब पेशेंट खाना पीना शुरू कर देता है, उसी दिन या अगले दिन पेशेंट को हम हाथ पकड़ के बेड से उठा देते हैं कि यू नॉट अ पेशेंट एनी मोर, अब आप उठें, लेकिन वॉक कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे मैंने खुद देखा है कि वहाँ पे बस ऐसे पेशेंट को ट्रीट, अच्छा खासा पेशेंट जो है ना उसको ऐसे ट्रीट किया जाता है कि बस अब ये नहीं उठ सकता। नहीं, तो दैट ये डिपेंड्स, हो सकता है हाँ। उनकी कोई इस तरह की सर्जरी जैसे स्पाइन सर्जरी है, Exactly. उसमें भी आपको विद इन 24 आवर्स आई डोंट थिंक मूव करवाते हैं, उसके बाद करवाते हैं। जैसे नी रिप्लेसमेंट है, उसमें भी आपको विद इन 24 आवर्स दिस मेक यू वॉक, कि आपका नया डला है घुटना, आप चल के तो देखें आपको कैसा महसूस होता है। सो द पेशेंट फील्स रियली हैप्पी। अब जैसे हर्निया की सर्जरीज हैं, उसमें भी आफ्टर 8 आवर्स आई यूजुअली विजिट द पेशेंट एंड मैं उनको हाथ से पकड़ के उठा देती हूँ, आए उठे, उठ के बैठे, चले। तो पेशेंट को हमने बताना है बेसिकली कि आप कॉन्फिडेंस, एग्जैक्टली जो होता है वो कॉन्फिडेंस देना होता है, इनकरेज करना है उनको, Exactly. खाने पीने के लिए इनकरेज करना है। पेशेंट सर्जरी के बाद खाना पीना छोड़ देते हैं कि दिल नहीं कर रहा, तो उनका दिल कैसे करेगा? उनका दिल ऐसे ही करेगा उनके घर वाले उनको सपोर्ट करें, उनको कहें कि आप खाएं पिएं, हमें आपकी ज़रूरत है भैया, आप जल्दी हेल्दी होके उसी तरह हमारे साथ रहें जी। सो आपने पेशेंट को इनकरेज करना और हेल्दी डाइट लेने को कहना है। हेल्दी डाइट बहुत ज़रूरी है। और डॉक्टर समरा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू सो मच। और इसके साथ ही जो हमारे प्रोग्राम का जो वक्त है वो भी ख़त्म हुआ चाहता है, मुझे इजाज़त दीजिए, कल फिर आपसे मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।